Hello, hello. Am I audible? Hello. Yes, yes, sir. Okay, 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 okay. Hi, sir. Hi. Good Hello. evening, sir. બે દીપડા દાઢી કરાય દાઢી. અરે સર વધી ગઈ જવા દો ને કોરોના લીધે. બરાબર. બસ તને હું કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું. હા, સર. સોરી હોસ્ટ બનાવી દઉં છું હોસ્ટ. હા, હા, ઠીક છે સર. ઓકે. हीना फ्रॉम सुभानपुरा, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो. દીપ અવાજ આવે છે કે નહીં આવતો? આવે છે હા, કમ્પ્લીટ સર. આવે. તો એકો ઇફેક્ટ નહીં આવતું ને? થોડું થોડું આવે છે પાછળથી. હા, હવે આવે છે. જો હવે આવે છે. ના. ઓકે, ના. ઓકે. ફાઇન, ફાઇન, ફાઇન. એકો ઇફેક્ટ આવે છે. હું શું કહું છું, કો હોસ્ટ કોણ છે? હું તને બનાવી દઉં કો હોસ્ટ, એડ કર દઈશ. તો બાજુમાં હશે ને દુકાનનું લેપટોપ. નહીં ફાવે ને, કારણ કે અહીંયા તો યાર બધા આવા કરે છે. सबको आ जाने दो, उसके बाद शुरू करते हैं. ઓકે. उड़ता हुआ तीर कभी किसी ने पिछवाड़े में लिया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट आज वो हो गया. क्या? तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने क्या कर डाला यार. હા યાર જવા દો ને સર. बहुत खराब हुआ. अच्छा છેલ્લા हुआ ટાઈમે हमारे लिए. છેલ્લા ટાઈમે બધું કોકડું નીકળ્યું. પૂર્વી દેખાવ છું હવે? સર કાળા કાળા દેખાવ છે. તારા ચશ્મા સાફ કર લે. એનો એમઆઈ નો ફોન છે ને એટલે તારે દાઢીના વાળ કાળું કાળું દેખાય છે. કેવું લાગે છે જોરદાર. બહુ જ ખરાબ લાગે છે. સર કાલે જવાનું છે. ખરાબ નહીં આવતી કે બહુ જ ખરાબ લાગે, બહુ જ ખરાબ. હા હવે કપાઈ દઈશું ભાઈ. થોડી ठीक है. ઠીક લાગે. मैंने जो 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ करवाया. पढ़ लिया सब. उसके बाद मैंने आपको करवाया कि भाई प्राइवेट पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस थोड़ा समझा. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपनी थोड़ा कुछ पढ़ा, डोरमेंट कंपनी पढ़ा हमने. उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि 3-4 कंपनी तो 100% एग्जाम में आने ही वाली है. डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. बराबर? तो આટલું કરીને જોજો. પછી આપણે બીજો એક ક્વેશ્ચન કાલે ભણ્યા હતા. કયો ક્વેશ્ચન હતો એ? Which type of question? કોર્પોરેટ વેલ કોર્પોરેટ વેલ. We completed that. There is a transparent veil between owners and company. We understood that owners and company sometimes
आर सेम। एक्चुअली ये जो कॉर्पोरेट वेल है वो क्या बोलती है कि दोनों अलग है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए जहां पर हमने क्या पढ़ा कि दोनों क्या है, सेम है। Same. ठीक है, दो अलग अलग चीजें आपको याद रखनी है, एक है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब कोर्ट के कुछ केसेस हमने कल डिस्कस किए थे, कथन के साथ एक एग्जांपल क्रिएट किया था हमने, जैसे वो एक डमी कंपनी क्रिएट कर लेता है, ये आपको शायद याद होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि स्टैट्यूटरी, अगर आप ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए प्राइवेट के लिए 2, अगर आप वो वायलेट कर लेते हो और 6 महीने से ज्यादा अगर आप अपनी कंपनी कंटिन्यू करते हो, देन वो पर्दा उठ जाएगा और फिर आपको पर्सनली लायबिलिटी देनी पड़ेगी। बराबर है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कल ये भी जाना कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा लेकिन कंपनी ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो पैसा आपके पास से कंपनी ने लिया है वो भी आपको रिफंड कर देना पड़ेगा। विद इन हाउ मेनी डेज? दैट वाज विद इन 130 डेज। अगर वो आप नहीं करते हो तो फिर भी आप पर्सनली लायबल रहोगे। विद हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट? इट वाज 6%। સર અવાજ ડબ થાય છે, ડબ આવતો નથી બરાબર. કોણ એવું લાગે છે કે મારો અવાજ બરાબર નહીં આવતો? મને પણ સર. મને સર મને પણ આવે. નહીં સંભળાતું બરાબર? ના નહીં સંભળાતું. ના સર. હેન્ડ્સફ્રી લગાવેલું પણ હેન્ડ્સ ફ્રી પર જોને પૂછને બાજુ મન્નાની પાસે આવશે. હા તો આપને લાઈને સર ધૂપમ પાસે હશે, ધૂપમ લઈને આવે છે 2. જો અહીંયા છે ને 3 ટીક આવે છે ને એમાં એક રિમૂવ કરીને ઓપ્શન આવે છે, કર દઉં ક્લિક? પાછો જોઈન થઈ જાય સર. એ સર જ એક્સેપ્ટ નહીં કરે તો કેવી રીતે કરે? તું છે ને પછી સર જોયું? હવે હું ચાલુ કરું છું, હવે મસ્તી બંધ કરી દેજો જરા. સર મ્યુટ કર દો ને બધાને એટલે પતી જાય. બધા કઈ નહીં બોલતા, તું જ બોલે છે ખાલી. એક મિનિટ, હું હેન્ડ ફ્રી મંગાવ્યું છે ભાઈ, ચાલુ કરીએ આપણે. અવાજ બરાબર નહીં આવતો એટલા માટે. બે યાર सारू ठीक है। आज के लेक्चर में थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि बीच में नेट चला जाता है। बता ऐड कर सुपर है हमारे कोई ना एडमिट करूं। हां ये तो मैंने कहा मैं जाके हां सारू ओके शैल वी स्टार्ट नाउ। शुरू करें। ओके चलो, तो एक इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट मैंने आपके पैम्पलेट में से निकाल के रखा है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, आप ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने पेज नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, दैट इज ऑन पेज नंबर 19 ऑफ योर पैम्पलेट। प्लीज ओपन पेज नंबर 19 ऑफ योर पैम्पलेट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। ओके चलो मैं एक केस आपको नंदिनी वांट्स टू से समथिंग। नंदिनी यस नंदिनी यू वांट टू से समथिंग। सर आप पेज नंबर मत बोलिए, यहाँ पे पैम्पलेट डिफरेंट है। हाँ बट जिसके पैम्पलेट सेम है उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि पेज नंबर 19 है, आपका जो पैम्पलेट अलग है उसमें आप देख लीजिए कौन सा है। अल्ट्रा वायर्स ऐसा कुछ लिखा होगा। यूनिट भी बोल दीजिए, यहाँ पे सब ढूंढना पड़ेगा, कोई मिल नहीं रहा है। कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट। अब यूनिट कौन सा है वो देख लीजिए। ओके ठीक है, क्योंकि यूनिट तो यहाँ पे भी नहीं लिखा है, 3 है, यूनिट 3 यूनिट क्या हुआ। एक कंपनी है जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। कंपनी का नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, और यही आपको याद रखना है। जब भी आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का, तो आपको ये केस स्टडी जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या हुआ था कि कंपनी का एमओए बना था। हर कंपनी का एक डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां पर उनके ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है फ्यूचर में या क्या करती है।
ठीक है। तो वहां एमओए में कुछ लिखा था कि भाई टू मेक સેલ લેન્ડ ઓર હાયર રેલવે કેરેજ, એટલે ટ્રેનના ડબ્બા હોય ને એને બનાવવાનું, એને પરચેસ કરવાનું, એને સેલ્સ કરવાનું કામ આ કંપની કરે છે. આ પહેલો ઓબ્જેક્ટિવ લખ્યો હતો. પછી એમાં લખ્યું હતું ટુ કેરી ઓન ધ બિઝનેસ ઓફ મેકેનિકલ એન્જિનિયર્સ, એટલે એન્જિનિયરિંગનું કામ થઈ શકે આ કંપનીમાં, એવું લખ્યું હતું. અને થર્ડ એવું લખ્યું હતું ટુ પરચેસ લીઝ વર્ક સેલ માઇન્સ મિનરલ્સ એન્ડ બિલ્ડિંગ્સ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, એટલે પ્રોપર્ટીની લે વેચ કરી શકે એવું લખ્યું હતું એના એમઓએમાં. बात फरीથી एक्सप्लेन करूँ छू. एशबरी कंपनी लिमिटेड के एमओए के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे. नंबर 1 वाज रेलवे के डिब्बे बनाना, रेलवे के डिब्बे बनाना, खरीदना, उसको सेल करना, इंजीनियरिंग का काम करना, और तीसरा ऑब्जेक्टिव लिखा था कि भाई कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकता है और वो बेच सकता है वो कंपनी, बराबर. अभी ये जो कंपनी है ना, उसके डायरेक्टर ने रिची करके एक इंसान है, उसके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया. वो कंपनी का डायरेक्टर ऐसा बोल रहा है कि रिची को कि आई विल फाइनेंस यू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. मतलब रिची जो है वो रेलवे कंस्ट्रक्ट करना चाहता था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था. तो ये कंपनी का डायरेक्टर जिसका अभी एमओए हमने डिस्कस किया, वो अग्रीमेंट कर रहा है सामने रिची से कि तेरे को जो पैसा चाहिए वो चिंता मत कर, भले कोई बैंक ना दे, मैं फाइनेंस करूंगी. This company Ashbury Railway company will finance the amount, okay, for the construction. तो अभी एक बार तो प्रॉमिस कर लिया, एक बार अग्रीमेंट कर लिया आपने. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक मेरे पास ही पड़ा है, मैंने आपको समझाया था. ऑफर एक्सेप्टेंस बिकम्स एन अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन द वन हु इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला बंदा उस पे केस फाइल कर सकता है. तो यहाँ पर अब क्या हुआ, एशबरी रेलवे कंपनी ने अब मना किया कि हमने जो वादा किया था ना आपको पैसा देने का, नाउ वी विल नॉट पे यू द अमाउंट, नाउ वी विल नॉट पे यू द अमाउंट. तो रिची जो है वो केस फाइल कर रहा है एशबरी पे. जज साहब को रिची ऐसा बोल रहा है कि देखो इन्होंने वादा किया था, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है जहां पर साफ साफ लिखा है कि इन्होंने प्रॉमिस किया था दे विल फाइनेंस. What will be the solution? That solution, that answer of the judge was based on this doctrine, that is doctrine of ultra vires. आंसर ऐसा आया कि जब एमओए के ऑब्जेक्टिव्स के बाहर कोई कंपनी काम करती है, वन मोर टाइम, एमओए में जो लिखा है उसके बाहर अगर कोई कंपनी काम करती है ना, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं. क्या माने जाते हैं? वॉइड. वॉइड मतलब इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिची के साथ किया था एशबरी ने कि मैं तुझे लोन प्रोवाइड करूंगी, ये तो एमओए के खिलाफ है. एमओए में तो ये लिखा ही नहीं है कहीं पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था? वॉइड माना गया था. समझ में आया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहना चाहता है कि यू मस्ट बी डूइंग ओनली दोज एक्टिविटीज विच इज देयर इन योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमओए. आप अपने एमओए के बाहर जो भी काम करोगे वो एक्टिविटी बिल्कुल गलत मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी. अगर आपको इसमें कोई डाउट है देन रेज योर हैंड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैंने शॉर्ट में समझा दिया. अगर कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं. सबको समझ में आया केस? सबको समझ में आया? समझ में आया हो तो ऐसा थंब कर देना. अगर केस समझ में आया हो तो ऐसा थंब कर देना ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले दैट यू आर लिसनिंग मी. ओके फाइन, आपको आवाज बराबर आ रही है. अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये किसको मतलब किसके फेवर में है? तो आपको याद रखना है शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. क्या याद रखना है? शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. तो वहां पे लिख देना कि एमओए इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. प्लीज राइट इट डाउन. वो टॉपिक के सामने ऐसा लिख देना कि इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. चलो, अब ये समझ में आ गया शायद. अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा. मैं आगे बढ़ूं, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझा दूं, आपके सिलेबस में है. चलो इधर देखो, सब स्क्रीन पे देखो, सब इधर देखो. हाँ, जब एक लड़का लड़की को देखने जाता है तो सबसे पहले उसकी कुंडली देखी जाती है. ये आप सब जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ. जब मेरा केस मैंने सुभानपुरा ब्रांच में बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों को सुभानपुरा वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन शायद ये टॉपिक दूसरी जगह पर एक्सप्लेन करने से पहले ही कोरोना वायरस आ गया तो मैं वहां पे जा ही नहीं पाया. तो आपको एक बात याद रखनी है, मेरे केस में भी मैंने कुंडली देखी थी मेरी वाइफ की, बराबर से नहीं देखी. प्रॉब्लम ये हुआ नहीं, बरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कुंडली में एकदम बराबर है. दीप बહુ હશે જોરથી. હા, હવે આમાં કેવું છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે આપણે લગ્ન કરવા હોય ત્યારે સામે છોકરી કે ભાઈ છોકરીઓ અને છોકરો બંનેની કુંડલી હોવી જોઈએ, બંને મેચ થવી જોઈએ કે ભાઈ એ શું કરે છે, ક્યાં રહે છે, એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, એના પેલા શું કહેવાય, એના બધા
વાસ્તુશાસ્ત્ર ના કહેવાય એને, પેલું ગ્રહ કહેવાય ને, ગ્રહ નડે છે કે નહીં, મંગળ છે कि नहीं, वो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज व्हेन वी डिसाइड अवर लाइफ पार्टनर। तो उसी तरीके से जब आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सामने कंपनी की कुंडली क्या है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, उसके पास पैसे कितने हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। समझ रहे हो आप? तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सामने आप लिख देना कुंडली, शॉर्ट में ऐसा लिख देना कुंडली, और आपको मैं जो मैं समझाऊं ना वही आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट द कंपनी as same as what you are knowing about a girl before marrying her। अगर अदरवाइज क्या होगा कि एक बार शादी कर ली तुमने और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कुंडली बराबर से नहीं पड़ी और फिर बाद में कोई बात समझ में आ गई आपको कि भाई ये तो हमने जाना ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर आप प्रॉब्लम में कंसीडर किए जाओगे, फिर वो सामने लड़की का कोई वाक नहीं होगा उसमें। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फर्स्ट यू हैव टू रीड द एमओए। अगर एमओए पढ़ने के बावजूद आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि हाँ मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, फिर आपने ऐसा कोई फाइंड किया कि इसके तो ऑब्जेक्ट्स बराबर नहीं है, देन केस विल नॉट बी इन फेवर ऑफ यू, बिकॉज कोर्ट बोलेगी कि एमओए तो ओपन था, जैसे कुंडली तो ओपन थी, लड़की ने तो सब कुछ बताया था, आप जानते हुए भी उससे शादी कर रहे हो, तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है, बराबर है। सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड हियर आल्सो। नाउ बेसिकली द क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन एमओए। तो आपको ये याद रखना है, देयर आर 6 क्लॉजेज, एक एमसीक्यू आएगा, तो प्लीज राइट डाउन 6 क्लॉजेज। 6 क्लॉजेस, वो नाम याद कर लो खाली, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टिक करवा देता हूँ जो काम का है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन कर रहा हूँ, बराबर है। सबसे पहले जो आता है वो है नेम क्लॉज। सबसे पहले लड़की का हम क्या मतलब नाम जानते लड़की, अगर लड़की का नाम क्या है। अगर दीप तारी जोड़े जेना लग्न થવાના છે એ છોકરીનું નામ દેખાય બહુ સારી, પણ એનું નામ હોય રૂપ સુંદરી, તો એ નામ તને બરાબર લાગે છે? લાઈફ પાર્ટનર બનો રૂપ સુંદરી, દીપ વેટ્સ રૂપ સુંદરી, આમ કેવું લાગે? એટલે સારું લાગે? ના લાગે, બિલકુલ નહીં, ના ચાલે। તો કયું નામ તને? આપણે નહીં કેવું, હવે તમે પાછું ચાલ વાંધો નહીં, કોઈ મને ફોન કરજે। એટલે જો આ માણસ શું કહે છે કે ભાઈ ના ચાલે, એવી રીતે છોકરીઓના નામ અમુક ના ચાલે, એવી રીતે કંપનીના પણ નામ અમુક ના ચાલે। आई मीन टू से कि अगर एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर वो बाजार में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मार्केट में, तो उसके जैसा नाम आप नहीं रख सकते। एक डाउट सुभानपुरा ब्रांच से मुझे ये आया था कि सर गूगल जैसा कंपनी, तो गूगल भी एक कंपनी है और गूगल की कुछ सॉफ्ट मतलब वरियारी आवे छे, कोई स्वीटनर आवे छे गूगल नाम का, तो गूगल उस पे केस फाइल क्यों नहीं करती है? तो मेरा उसमें जवाब थोड़ा ऐसा है कि गूगल को सबसे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो गूगल है ना, वो जो आप सुपारी की बात कर रहे हो, वो सुपारी ब्रांड है, दैट इज वो प्रोडक्ट का नाम है, गूगल कंपनी का नाम नहीं है। वो जो सुपारी मैंने एक बार देखी, उसको ऐसा घुमा फिरा के मैंने देखा, तो वो गूगल तो वो प्रोडक्ट का नाम है। मैंने क्या बोला, कंपनी का नाम सेम नहीं होना चाहिए, बराबर है। ये क्या हो गया? नेम क्लॉज। पब्लिक लिमिटेड है तो पीछे खाली लिमिटेड लगाने का, प्राइवेट लिमिटेड है तो खाली क्या लगाने का? प्राइवेट लिमिटेड, बराबर। या तो आप प्राइवेट लिमिटेड एकदम फुल में लिखाओ, या तो फिर पीवीटी एलटीडी लिखाओ, दोनों सेम ही है। तो ये नेम क्लॉज हो गया, वेरी सिंपल। कुछ नाम आप नहीं रख सकते, जैसा अभी रूप सुंदरी दीप ने बोला नहीं चलेगा, तो आप अपना नाम नरेंद्र, कंपनी का नरेंद्र मोदी लिमिटेड नहीं रख सकते, फिर आप यूएनओ नहीं रख सकते, आप डब्ल्यूएचओ नहीं रख सकते, आप यूनेस्को नहीं रख सकते। ये जो प्रोहिबिशन है वो आपको याद रखने की जरूरत है, विच विल बी ऑन पेज नंबर 15, आपके सामने दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 15 का 4th पॉइंट। मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस है, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ से है, बराबर। बहुत मिसलीडिंग भी नहीं चलेगा, मतलब कि भाई अगर नाम पढ़ के किसी कास्ट का, किसी कम्युनिटी का, किसी रिलीजन का, धर्म का अगर नाम का विरोध हो रहा है, या तो फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वैसे भी नाम नहीं चलेंगे, बराबर। लाइक एंटी मुस्लिम्स लिमिटेड अगर ऐसा नाम हुआ तो फिर वो गलत है, वो किसी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी सिंपल। तो पहले हो गया कौन सा क्लॉज? नेम क्लॉज। अब आप ये भी जानोगे कि लड़की रहती कहाँ है, तो उसी तरीके से आपको ये भी जानने जरूरी है कि कंपनी रहती कहाँ है, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। तो द सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, खाली नाम याद रखने की जरूरत है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज।
थर्ड इज ऑब्जेक्ट, कंपनी करती क्या है उसी तरीके से लड़की करती क्या है, लड़की क्या करती है पूरा दिन, उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, किसके साथ मिलती है वगैरह वगैरह। सेम थिंग अप्लाइज इन अवर कंपनी आल्सो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी? अगर आपको ऐसा पता चला कि भाई ये कंपनी तो वही कंपनी जैसा काम करती है जो फिर हेरा फेरी मूवी में बिपाशा बासु करती थी, अगर आपने वो मूवी देखा हो एक का डबल, तो फिर आप एमओए पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो बराबर नहीं है। समझ में आया? फिर वो पता है वो जाता है तो वो ऑफिस ही नहीं होती है वहां पे, ऑफिस कहाँ गई ऐसा होता है। फिर ऐसा ना हो जाए उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज मतलब कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटीज। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अगर यहाँ टेक्निकलिटी आपको समझ में आ रही है, ऐसे हाथ नहीं करना है, अब नीचे पार्टिसिपेंट्स में जाके आप हैंड रेज कर सकते हो टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ओके रूही, यू डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी? नहीं समझ में? लिमिटेड बाय शेयर्स पता है कि मतलब जितने उनके शेयर्स है उतनी ही उनकी लायबिलिटी हो सकती है। अच्छा, लेट्स से कि यू आर हैविंग एमआरएफ शेयर, एमआरएफ का एक शेयर है आपके पास 100 रुपीज का। रूही, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और आपको अपना पूरा शेयर का जो भाव है वो दे देना पड़ता है, आपके पास मतलब कुछ भी अब आपको मिलेगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान कितने का हो गया? 100 रुपीज का, मतलब आपको वो शेयर भूल जाने का, आपके 100 रुपए गए। लेकिन सपोज कि आपने वो 100 में से 80 पे कर दिए हैं, लेकिन 20 का कॉल आना बाकी था, येट टू बी पेड, और कॉल से पहले ही कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो आपकी लायबिलिटी कितनी हो गई? आपकी लायबिलिटी कितनी हो गई? योर लायबिलिटी विल बी 20, दैट इज अप टू द अमाउंट अनपेड, अप टू द अमाउंट अनपेड। ये हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी का कोई दिन शेयर कैपिटल नहीं होता, उसकी होती है गारंटी। लेट्स से वही दीप, चिराग एंड सुदीप, इन तीनों ने मिलके एक कंपनी फॉर्म करी, बराबर, एक कंपनी फॉर्म करी, लेकिन इन लोगों ने शेयर कैपिटल रेज नहीं करा, इन लोगों ने गारंटी दे दी है। कंपनी के एमओए में आपको ये चीज दिखानी पड़ती है कि दीप ने कितनी गारंटी दी है, चिराग ने कितनी गारंटी दी और सुदीप ने कितनी गारंटी दी है। लेट्स से सुदीप बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं घर से 1 करोड़ लेके आऊंगा, तो ये लिमिटेड बाय गारंटी हो गया। चिराग बोल रहा है कि मैं घर से 10 लाख रुपए लेके आऊंगा, दीप बोल रहा है कि मैं 10 रुपए लेके आऊंगा, जो भी हो, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं 10,000 रुपए, बराबर। तो ये केस क्या हो गया? लिमिटेड बाय गारंटी, वेरी सिंपल, बराबर। तो ये सेकंड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट हुआ, फोर्थ पॉइंट हुआ रादर, सॉरी, फोर्थ पॉइंट हुआ लायबिलिटी क्लॉज। फिर कैपिटल क्लॉज पे, भाई लोग अगर कैपिटल रेज करते हैं कंपनी, तो फिर उसकी कैपिटल कैसे है? लाइक अगर शेयर कैपिटल है इन द सेंस लेट्स से शेयर कैपिटल इज वर्थ ₹10 lakhs, तो भाई इसका ब्रेकअप क्या है? 10 लाख रुपए कैसे? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई इट इज ₹1 per share, so 10 lakhs divided by 1, that means 10 lakh number of shares। ये आपका ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा, that is in which clause? Capital clause। and the last is association clause, मतलब जो भी मेंबर्स है कंपनी के वो एमओए को साइन करना पड़ेगा उसको, that is signature, okay, that is signature। ये पूरे हो गए तुम्हारे 6 पॉइंट्स, उसके नाम आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक जबरदस्त एमसीक्यू मार्क करवाने वाला हूं जो आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा, 6th पॉइंट एसोसिएशन क्लॉज में। एसोसिएशन क्लॉज में पेज नंबर 17 पे आपको जो लास्ट पैराग्राफ मिलेगा कि भाई ईच सब्सक्राइबर हैज टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर, वो आपको मार्क करना है, वो एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शेयर तो आपको खरीदना ही पड़ेगा कम से कम, ओके। और आपको वो भी चीज याद रखनी है कि ये जो एमओ है वो कम से कम 7 लोग सब्सक्राइब करेंगे, मार्क करना पड़ेगा। देखो ऐसा लिख लो अपनी बुक में, सब्सक्राइबर्स अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको मिनिमम 7 चाहिए, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो सब्सक्राइबर्स आपके एमओए के एटलीस्ट 2 चाहिए, ओके। समझ में आया? दीप खबर पड़ी बगासू की तुम्हें आपको? ओके ओके, वेरी गुड, चलो शाबाश। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको पता है ये जो कियारा अडवाणी है ना, कियारा अडवाणी, उसकी बर्थडे कुछ है आज, ऐसा कुछ मुझे पता चला है, पोस्ट मैंने देखा था। उसका एक्चुअली नाम आलिया अडवाणी है, पता है? ये किसी को मालूम नहीं होगा शायद।
उसने कपिल शर्मा में आके एक चीज बताई थी मुझे, जो मुझे याद है कि कपिल शर्मा में शो में उसने ऐसा बोला था कि सिंस आलिया भट्ट इज ऑलरेडी देयर इन द इंडस्ट्री, तो अगर मैं इंडस्ट्री में आती हूँ विद द नेम ऑफ आलिया तो मुझे लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आलिया भट्ट ऑलरेडी है। तो उसने नाम ऑफिशियली चेंज करवा के कायरा या कियारा जो भी आप स्पेल करते हो वो करवाया। तो कहने का मतलब ये कि अगर इंसान अपना नाम चेंज करवा सकता है, संजय लीला बंसाली है, संजय अपने मम्मी का नाम बीच में लगवाता है ना, संजय लीला बंसाली है। फिर नील नितिन मुकेश, ये पूरा अलग ही नाम है, आप जानते हो। तो अगर इंसान नाम चेंज कर सकता है तो क्या कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकती? अपना कंपनी को अपना नाम अल्टर करवाना हो तो नहीं कर सकती? आंसर इज वेरी सिंपल। जितने भी क्लॉज हमने अभी पढ़े वो सारे क्लॉज अल्टरेबल हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। आपको उस क्वेश्चन में खाली एक ही चीज याद रखनी है कि यू हैव टू इंटीमेट रजिस्ट्रार, यू हैव टू इंटीमेट रजिस्ट्रार, ये बात आपको जाननी जरूरी है। तो अगर आप क्वेश्चन 7 पे हो, क्वेश्चन 7 आपके सामने है, तो जहां क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, वहां पे खाली इतना लिख दीजिए यू हैव टू इंटीमेट रजिस्ट्रार। राइट डाउन प्लीज, यू हैव टू इंटीमेट रजिस्ट्रार, यू हैव टू इंटीमेट रजिस्ट्रार। अगर आपने किसी के जैसा नाम रख दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपको बोलेगी कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, या तो फिर जो बंदा जिसको पता चलता है कि ये तो मेरे जैसा नाम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकता है और आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। सो वन थिंग, मेक श्योर वन कंपनी कैन नॉट कीप द नेम सेम एज अनदर कंपनी। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो पॉइंट नंबर 1 में लिख देना वन कंपनी कैन नॉट कीप द नेम सेम एज अनदर कंपनी। One company cannot keep the name same as another company. Very easy, कुछ नहीं है इसके अंदर। लिख दीजिए। तो सारे जो अल्टरेशन वाले पॉइंट्स हैं मैंने आपको समझा दिए कि एवरीथिंग कैन बी, योर लायबिलिटी कैन आल्सो बी चेंज्ड। अभी हमने एग्जांपल लिया कि दीप ने गारंटी दी थी 10,000 की, लेकिन फिर दीप का बिजनेस जो सोलर का वो कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा हूँ दीप तुम्हारे बिजनेस का सबके सामने, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना हो सोलर का तो भाई ये दीप प्रताप नगर से वो काम करता है, आपके घर पे आके अगासी पे डाल के जाएगा। आप करते हो कि किसी को बोलते हो करवाने के लिए? दीप आप खुद करते हो, वेरी गुड। तो अगर दीप का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ और उसको लगा कि चलो अब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं गारंटी भी ज्यादा देना चाहता हूँ, तो वो कल आके ऐसा बोल सकता है कि मेरी जो लायबिलिटी गारंटी मैंने दी थी ना 10,000 की, रेट आई वांट टू इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 10 lakhs। वो कर सकता है क्योंकि सारे क्लॉज क्या है, अल्टरेबल है। वेरी इजी, ये पॉइंट में कुछ भी नहीं है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी है, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। Now one more important MCQ from page number 18, वो अल्ट्रा वायर्स जो मैंने एक्सप्लेन किया था, अल्ट्रा का मीनिंग है बियॉन्ड। MCQ में आ सकता है व्हाट डू मीन बाय अल्ट्रा, तो अल्ट्रा का है बियॉन्ड, एंड वायर्स का मतलब है पावर। वायर्स का मतलब क्या होता है? पावर, दैट इज बियॉन्ड द पावर। आप अपनी औकात से बाहर काम करते हो, इसका मतलब ऐसा हो गया। चलो इजी है, आ रहा है समझ में, सब रिवाइज हो रहा है, मैंने आपको जो क्लास में करवाया था वो याद आ रहा है, सब नया नया लग रहा है, याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मीटिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 MCQ आएंगे। मीटिंग्स ऑन पेज नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फटाफट से आपको मीटिंग्स के बारे में समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहली आती है बोर्ड मीटिंग। प्रतापनगर ब्रांच, मैंने आपको बहुत बार ये चीज एक्सप्लेन करी है। दोस्त हु आर फ्रॉम प्रतापनगर ब्रांच, मुझे याद है ये पॉइंट 2 से 3 बार एक्सप्लेन हुआ था मीटिंग्स का। बैठे बैठे हमने छोटे क्लास में, वो व्हाइट कलर का नया बना है, वहां पे बैठ के हमने ये चीज डिस्कस करी थी, मुझे याद आ रहा है। नाउ सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग आपको याद रखना है कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग। सो प्लीज मार्क द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ऑन पेज नंबर 21, फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। Every company shall hold the first board meeting within 30 days। सर्कल कर दो, आएगा एग्जाम में, और 100% आएगा। ये बार बार पूछते हैं सर साल में कितनी एटलीस्ट मीटिंग होनी चाहिए? तो 4 मीटिंग होनी चाहिए। साल में एटलीस्ट कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4 मीटिंग। तो भाई जरा प्लीज देवल तू ऊँघी ने के मार्क करे जे देवल भाई आज ऊँघता तो यार के बना से थोड़ा उभा थी जाओ भाई। हाँ तो प्लीज मार्क कर दो। एवरी ईयर हाउ मेनी मीटिंग्स? 4 मीटिंग। सर 6 मीटिंग चलेगी? हाँ चलेगी, एटलीस्ट बोला है तो खाली 4 तो होनी ही चाहिए मिनिमम।
देन आपको ये चीज याद रखनी है कि मीटिंग 1 और मीटिंग 2 के बीच में there should not be the gap that is of 120 days. ये एमसीक्यू पहले भी आ चुका है एग्जाम में, एक बार वापस ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज सर्कल 120. दो मीटिंग के बीच में गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये क्यों ऐसा बोला है, इसका रीजन मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं होता कंपनी का डायरेक्टर तो मैं मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 एक साथ 4 दिन में 4 खत्म ही कर देता, फिर पूरे साल मगजमारी ही नहीं, फिर दूसरे साल वापस एक मीटिंग करता, दूसरे साल की मीटिंग 1. तो इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि ऐसा आप ना करो. इसीलिए ये जो 2 मीटिंग्स है ना, ये 2 मीटिंग्स इसके बीच में जो गैप है ना वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग के बीच में गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि एको इफेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा जोर से नहीं समझा सकता. प्लीज इसको आप समझ लीजिए. अगर मैं होता तो मैं 4 मीटिंग 4 दिन में खत्म कर देता, फिर पूरे साल मगजमारी नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं. अरे मैं सुबह शाम कर लेता, 4 दिन छोड़वा, सुबह शाम 2 मीटिंग कर देता, 2 दिन में खत्म हो जाता. बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है कि आप ये जो 2 मीटिंग लास्ट वाली और ये फर्स्ट वाली करोगे उसके बीच में फिर 120 दिन का गैप ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा. एंड लॉ में क्या लिखा है? यू शुड नॉट कीप द गैप मोर देन 120 डेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज मार्क इट, ये एमसीक्यू एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ू. ओके, नाउ पेनल्टी आपको जनरली बीकॉम लेवल पे नहीं पूछते हैं. जब हम सीए में पढ़ते थे तो हमको ये चीज याद रखवाई जाती थी कि भाई 25,000 पेनल्टी अगर आपको याद रहती है इट इज वेल एंड गुड. अगर आप नहीं याद रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सिंस मैंने एक बार 25,000 बोल दिया तो अगर एग्जाम में आ भी गया तो 25,000 सिलेक्ट मत करना, क्योंकि हर चीज की पेनल्टी अलग है. बराबर है? तो आपको याद है मीटिंग की पेनल्टी 25,000, मीटिंग की पेनल्टी क्या है? 25,000. चलो, क्या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अभी हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं वैसा कोई जूम से मीटिंग करे तो बोर्ड मीटिंग चल सकता है? हाँ, ऑडियो विजुअल होना चाहिए, ऑडियो विजुअल होना चाहिए. ये वेरी इजी पॉइंट है, आराम से याद रखा जा सकता है. बोर्ड मीटिंग है वैसा बताना तो पड़ेगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ऐसा अचानक से सुबह में उठ के चलो आज मीटिंग करिए, वो ना चले. यू हैव टू नोटिस, you have to inform them before 7 days. याद रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में 7 दिन की नोटिस चाहिए. तो आपको मिलेगा मिनिमम 7 डे नोटिस. सर्कल कर दो, मिनिमम 7 डे नोटिस, प्लीज सर्कल. चलो, सिर्फ काम के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो, ओके. नाउ मेक अ नोट. वहां पे एक नोट लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो. 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी. राइट डाउन. 1 person company, dormant company and small company. उसके लिए खाली साल में एक मीटिंग बोला है एटलीस्ट. ओके, सो ये वहां पे राइट डाउन एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर. एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर. एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर. अगर आप 1 से ज्यादा रखते हो चलता है. सुनो इधर देखो, अगर आप 1 से ज्यादा मीटिंग रखते हो चलता है, लेकिन वो 2 मीटिंग के बीच में जो गैप है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी में ये जो गैप है वो 120 का नहीं, कितने का है? 90 डेज का. देखो ये सारी बातें आपको एमसीक्यू में आएगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन एक बार 2 बार आप ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. प्लीज राइट डाउन 90 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 90 डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान दो इधर. कल लॉ के लेक्चर में अराउंड 78 to 80 पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि ड्रॉप होके आज हो चुके हैं 45 पार्टिसिपेंट्स. इसका मतलब कि सबको सब आता है या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है. बट स्टिल वी कंडक्टेड द सेशन, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग जो आए हो वो आपका मिस नहीं होना चाहिए. बराबर है? उसी तरीके से अगर कोई मीटिंग होती है, मीटिंग का टेबल है, अगर यहाँ कोई बैठता नहीं है, अगर यहाँ पे कोई बैठता नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो मीटिंग उसको अटेंड करनी है. अरे ये पानी का ग्लास भी उन लोगों ने खत्म कर दिया है यहाँ पे जो रखा है. बेचारे इतने एक्साइटेड है कि कब मीटिंग शुरू होगी, कब मीटिंग शुरू होगी. तो क्या मीटिंग सच्ची में शुरू हो सकती है? इतनी सारी सीट्स खाली है, इतनी सारी सीट्स खाली है, क्या मीटिंग शुरू हो सकती है? तो आपको आंसर देना पड़ेगा बेस्ड ऑन क्वोरम. बेस्ड ऑन क्या याद रखना पड़ेगा? क्वोरम. नाउ व्हाट इज क्वोरम? क्वोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स
प्रेजेंट इन मीटिंग। quorum मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन मीटिंग। कैसे फाइंड करना है? तो आंसर यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक्स। आपको यहाँ पे लिखना है 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और टू whichever is higher। प्लीज राइट डाउन, एग्जाम में आएगा ये एमसीक्यू। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और टू whichever is higher, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और टू whichever is higher। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल डायरेक्टर्स हैं लेट्स से 15, ओके, देयर आर 15 डायरेक्टर्स, तो कितने लोग आए उसके बाद ही मीटिंग शुरू कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने जो अभी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया वो यहाँ पे कर देने का, 1/3 ऑफ 15 और टू whichever is higher, मतलब 1 into 3 into 15 that becomes 5 और टू whichever is higher। तो कम से कम 5 लोग चाहिए तभी जाके आप मीटिंग शुरू कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। इसको बोलते हैं एडजर्न, इसको बोलते हैं एडजर्न। मीटिंग का टाइम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सुबह से 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक। प्लीज नोट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 to 6 अगर एग्जाम में आए तो फिर आपको याद रखना जरूरी है। चलो ये हो गया बोर्ड मीटिंग्स के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होती है। इसका कोई ड्यू डेट है वो आपको याद रखना है, इधर सब इधर देखेंगे। 9 months याद रखना बहुत जरूरी है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर आपका है अप्रैल टू मार्च, बराबर है, आपका अप्रैल टू मार्च है, तो भाई 31/3/2020 को आपका जो ईयर एंड हुआ वो साल की मीटिंग विद इन 9 months आपको कंडक्ट कर देनी है। तो आप काउंट कर लीजिए कितना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट कम्स टू बिफोर 31/12/2020, बिफोर 31/12/2020। देखो क्लियर कट क्या लिखा है आपके पैम्फलेट के अंदर, वो आपको मार्क कर देना है। फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी। यहां से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बना था। चलिए, अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक किसी को कोई डाउट है? जो चीज आपको समझ में ना आई हो, ऐसा कोई है तो मुझे पूछ लीजिए। यस शिप्रा। સર તમે જે ઓપીસી નું કીધું ને, ઓપીસી વાળામાં મિનિમમ ગેપ 90 ડેઝ હોવું કમ્પલસરી છે। તમે કીધું કે એનાથી વધારે ના હોવું જોઈએ, બટ મિનિમમ ડેઝ 90 ડેઝ હોવું ગેપ જરૂરી છે એમાં। એટલે what do you mean to say that there should be at least 90 days? યસ, એટલીસ્ટ 90 ડેઝ। ઓકે, કન્ફર્મ હું ગ્રુપ પર કહી દઉં છું શું છે। લેટ્સ ચેક કે ભાઈ અહીંયા શું આપ્યું છે। અહીંયા કદાચ ખોટું આપ્યું હશે, મે બી પોસિબલ। અહીંયા લખ્યું છે the time gap between two consecutive meetings should not be more than 90 days. It should be at least, should not be less than 90 days, એવું હોવું જોઈએ। ઓકે, હમણાં માર્ક કર દો ને, અગર એવું છે તમારે સીએસ માં કદાચ કઈ એવું આવ્યું હોય તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા હોઈ શકે ભૂલ બીકોમ લેવલ પર, તો અત્યારે તમે ત્યાં લખી દો should not be less than 90 days for one person company. Change it to less than 90 days. Change it to less than 90 days. ओके, नाउ प्रॉक्सी के बारे में आपको पता है, यहाँ से एमसीक्यू आएगा। एक बंदा मैक्सिमम 50 लोगों के प्रॉक्सी बन सकता है। एक बंदा मैक्सिमम, याद रखना 50 पे सर्कल कर देना, आपके पैम्फलेट मिलेगा 23, पेज नंबर 23 ऑफ योर पैम्फलेट। जिनके पास पैम्फलेट दूसरा है वो प्लीज मैनेज कर लीजिए, प्रॉक्सी वाला टॉपिक चल रहा है जहां पर मैं बोल रहा हूँ एक बंदा प्रॉक्सी हो सकता है 50 लोगों का। लेकिन फिर वहां पे एक चीज लिखी है, वो चीज लिखी है इफ देयर एग्रीगेट होल्डिंग इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ शेयर कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाग जाओ, अगर समझ में नहीं आता है समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जरा सोचो, देखो मैं इधर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दो कि भाई एक बंदा प्रॉक्सी है
वो दूसरे 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है ओवरऑल, लेकिन ये जिन जिन लोगों का प्रॉक्सी बन रहा है ना, उनका टोटल जो शेयर कैपिटल वो लोग होल्ड कर रहे हैं, उनके पास इतना शेयर है वैल्यू का, वो 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है। देखो क्या लिखा है, इफ देयर एग्रीगेट होल्डिंग इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, नॉट एक्सीडिंग 10% पे प्लीज सर्कल कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक बार आया था, दूसरी बार भी आने के चांसेस है। एंड आई होप कि आप लोगों के पास, सबके पास वो एमसीक्यू वाले पैम्पलेट है जो हमने इंटरनल के टाइम पे डिस्कस ऑलरेडी सब कुछ किया है। वही एमसीक्यूज बार बार पढ़ते रहो, वहां से ही आने वाला है, कुछ नया नहीं आने वाला है। ये चीज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू पे जंप होंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वी नीड टू ब्रश अप कि क्या था, फिर आपको एमसीक्यू इजी लगने लगेंगे, बराबर है। और ऐसा होगा तो एक सेशन एमसीक्यू सॉल्विंग का भी हम लोग रख देंगे। कर दो वो इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now the last important point is EGM, that will be on page number 25, extraordinary general meeting, पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मिलेगा। Now what is extraordinary general meeting? ऐसे कोई मुसीबत आ पड़ती है कि भाई हमारा प्लान जो हमने किया था वो कैंसिल हो गया, वही रिलायंस ने 5G का प्लान किया था लेकिन 5G अब कैंसिल हो गया, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये बहुत ही मतलब जरूरी है कि अर्जेंट में मीटिंग बुलाई जाए। जब अर्जेंट में मीटिंग बुलाई जाती है तो नाम ही बोला जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कोई डायरेक्टर कोई मर जाए, लेट्स से अनिल अंबानी मर गया, मुकेश अंबानी का पक गए, ऐसा कभी किसी के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल हमारे एग्जांपल के लिए बहुत रिलेवेंट है कि भाई ऐसी कंपनी में ऐसी इवेंट हो गई, अभी के अभी हमको अर्जेंट में मीटिंग बुलानी बहुत जरूरी है। सो यू कॉल व्हिच मीटिंग? EGM, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। प्लीज पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बस तो अभी आज के लिए मेरे को इतना ही करवाना था। आज के लिए हमने सिर्फ करा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बराबर है। फिर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, थोड़ा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOA AOA? कोई है यहाँ पे जो मुझे समझा सकता है MOA एंड AOA में क्या फर्क है? खाली M है, वहाँ पे A है, ऐसा कि कुछ है फर्क? खाली नाम का फर्क है कि कुछ है ऐसा? हाथ रेस करके अगर किसी को कुछ आता हो। भाई पूरा पढ़ लिया है हमने यार, पूरा क्लास में सब हो चुका है। ऐसे रिएक्शन मत दो कि कुछ आता नहीं है। किसी को कुछ आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA? किसी को एक हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। चिराग, प्रतापनगर, चिराग થોડું કઈ બોલ યાર, આવું કેમ ચાલશે યાર? રૂહી ના ભાઈ ના, રૂહી તું તો બહુ આન્સર આપે યાર, એવું નહીં, બીજા બધા ક્યાં છે? What is the difference between AOA and MOA? Simple question. चिराग भाई तने अनम्यूट करू છું फटाफट। ओके सुदीप, सुदीप एक स्टेप કરીને જલ્દી ફટાફટ, આમ કઈ આમ કરીને કઈ જલ્દી। સર મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન એટલે શું કરવાનું છે એમાં એવું બતાવ્યું હોય છે। ઓકે, અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન એટલે એ જે કરવાનું છે કેવી રીતના કરવાનું છે। ओके, पार्टली करेक्ट है, वेरी गुड। दूसरा कुछ? ના સર, શું કરવાનું છે ખબર છે પણ કઈ રીતે કરવાનું ખબર નથી। સુદીપ, બીજું કઈ? પૂજા અનમ્यूट કરું છું। પૂજા કઈ કહે યાર, આવું ના કરી। સુભાનપુરા બ્રાન્ચ, પૂજા। MOA AOA ના ડિફરન્સ યાર, ચલો યાર, આવું જોઈને ના બોલો, થોડું તો આવડવું જોઈએ યાર, કમ ઓન। આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન માં રૂલ્સ લખ્યા છે, રૂલ્સ કઈ રીતે ડિરેક્ટર અપોઇન્ટ થશે, કઈ રીતે સેક્રેટરી અપોઇન્ટ થશે, કોને રાખીશું, ઓડિટર કોણ હશે। ઓડિટ બનો છો ને તમે, મનીષ જૈનના લેક્ચર અટેન્ડ કરતા હતા તમે, તમને ખબર છે ઓડિટર અપોઇન્ટ કરવાનો હોય। હશે જો બધા હસવા લાગી ગયા, આવું ના હોય, રેકોર્ડિંગ છે, યુટ્યુબ પર જશે અને જે પણ આવા દાંત કાઢે છે ને એના પર ઝૂમ થાય છે, પછી આટલો પોર્શન દીપ કાપી નાખજો। હા ભાઈ, તો મને કહો ઓડિટર કોને અપોઇન્ટ કરીશું આપણે? શેર કેપિટલ નું કેટલું છે?
આ બધી વસ્તુઓ જાણવી બહુ જરૂરી છે અને એ ક્યાં મળશે તમને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન કે ભાઈ આજે માણસ કોઈ કોલ ના આપે તો પછી શેર ફોરફિટ કેવી રીતે કરવાના એનું નામ ટ્રાન્સફર કેવી રીતે કરવાનું ક્યારે આપણે કોલ મંગાવીશું એ બધી વાતો આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં લખી હોય હવે એક વસ્તુ અહીંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ માર્ક કરી લો પ્રાઇવેટ કંપની માટે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન કમ્પલસરી છે પબ્લિક માટે નથી રાઇટ ઇટ ડાઉન For private company, AOA is compulsory, and for public company, AOA is not compulsory. For public company, AOA is not compulsory. સર એટલે એ લોકોને AOA ના બનાવવું પડે AOA ના બનાવવું પડે એવું ના હોય અગર એ લોકો AOA ના બનાવે ને તો એ લોકોને એક સ્કેડ્યુલ ફોલો કરવાનો કંપનીઝ એક્ટ નો એ સ્કેડ્યુલ લખી દો સ્કેડ્યુલ 1 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ સ્કેડ્યુલ 1 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ Schedule 1 of Companies Act. अच्छा चलो હવે હું એક જનરલ ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં ઉન્નતિ તમને અનમ્યુટ કરું છું મને કહી દે બોર્ડ મીટિંગ ની નોટિસ કેટલા દિવસ પહેલા આપવાની હોય હમણાં જ આપણે વાત થઈ જલ્દી જલ્દી કહી દે હા 30 એ યાર ક્વેશ્ચન તો સાંભળો પહેલે પૂરો બોર્ડ મીટિંગ ની નોટિસ કેટલા દિવસ પહેલા આપવાની હોય આપણા ઘરે 7 જો બોર્ડ મીટિંગ માં લોકો વધારે હોય કે એજીએમ માં લોકો વધારે હોય નહીં ખબર રાજવી બોર્ડ મીટિંગ માં વધારે હોય કે એજીએમ માં વધારે હોય એજીએમ માં વધારે હોય તો વધારે લોકોને ઇન્ફોર્મેશન આપવું એ મુશ્કેલ કે ઓછા લોકોને ઇન્ફોર્મેશન આપવું એ મુશ્કેલ કહેવાય વધારે લોકોને આપવું મુશ્કેલ તો ટાઈમ આપણે વધારે જોઈએ કે ઓછો જોઈએ વધારે જોઈએ તો બોર્ડ મીટિંગ માં 7 દિવસ હતા ને એજીએમ માં 21 ડેઝ એજીએમ માં 21 ડેઝ બરાબર તો યાદ રાખી લેજો ફોર એજીએમ 21 ડેઝ ક્લિયર નોટિસ સર ઈમેલ ચાલે યસ ડિજિટલ ઇન્ડિયાને પ્રપોર્ટ કરવા માટે વી કેન યુઝ ઈ મોડ બરાબર છે ઈમેલ ચાલશે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એમાં પછી છે ને કોરમ જનરલ મીટિંગ ની યાદ રાખવી જરૂરી છે પેજ નંબર 22 પર કોરમ આપી છે આખું ટેબલ યાદ કરવું પડશે તમારા મેમ્બર્સ આટલાથી આટલા હોય તો આટલા પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ જે આપ્યું છે તમારા પેજ નંબર 22 પર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પેજ નંબર 22 પર જે આપ્યું છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ત્યાંથી એમસીક્યુ આવી શકે છે Okay, so I think આટલા જે આજે આપણે કન્સેપ્ટ ભણ્યા that will be enough for solving MCQs. Now એક સેશન હજુ બાકી રહેશે જેમાં આપણે કંપનીઝ એક્ટ ડિસ્કસ કરીશું અને પ્લીઝ બી પ્રેઝન્ટ જતા ના રહો હમણાં પ્લીઝ બહાર ના નીકળી જાઓ વાત કરવાની બાકી છે ડાયરેક્ટ આમ એક્ઝિટ ના દબાઈ દો યાર પ્લીઝ હા હવે હું શું કહું છું કે હવેના જે સેશનમાં છે ને પ્રોસ્પેક્ટસ ડિસ્કસ કરી દઈશું આપણે અને કંપનીઝ એક્ટને આપણે ઓવર કરીને પાર્ટનરશિપ એક્ટ ચાલુ કરી દઈશું એકવાર કંપનીઝ એક્ટ અને પાર્ટનરશિપ એક્ટ ચાલુ ખતમ થઈ જશે પછી આપણે કઈ એમસીક્યુ સોલ્વ કરી દઈશું અને મને જ્યાં સુધી ખબર છે સુભાનપુરા બ્રાન્ચમાં ઇન્સ્યોરન્સ હું ભણાવું છું लिसन केयरफुली श्लोक कहाँ गया चला गया हाँ यहाँ से देख रहा है श्लोक आपको मालूम है ना इंश्योरेंस में हाँ थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं वो बात अलग है बट क्या वो अभी सब्जेक्ट ही ऐसा है फटाफट आपको ऐसा पढ़ लेने का तो समझ में आ जाएगा सो इंश्योरेंस आई एम टेकिंग ओवर सुभानपुरा ब्रांच बट प्रताप नगर ब्रांच पे और ओपी रोड पे अनुकूल सर पढ़ाते थे आपको इंश्योरेंस now I am unmuting one of the student from OP and one of the student from प्रताप नगर जिसको मालूम हो ये बहुत जरूरी है मालूम होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने को अभी याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था बराबर उन्नति तने અને રૂહી તને અનમ્યુટ કરું છું મને કે ભાઈ કેટલું ચાલ્યું છે યુનિટ 3 માં સર મેં ઇન્સ્યોરન્સ ના ક્લાસીસ નથી અટેન્ડ કરતી સર બે ટોપિક બાકી છે પ્રતાપનગર માં શું કહે છે દીપ ઇન્સ્યોરન્સ ઉન્નતિ ઓપી રોડ ઇન્સ્યોરન્સ શું કરવાનું છે એટલે મને ખબર પડે પછી ઉભારો સર કહું હેલો સર બે ટોપિક બાકી છે હા કયા બે ટોપિક બાકી છે અચ્છા તમારા ટોપિક બધા બહુ બધા ડિલીટ થઈ ગયા છે
કેલ્ક્યુલેશન સમજાયું હશે અનુકૂળ સરે પેલા પ્રીમિયમ ને બોનસ નું તે કેલ્ક્યુલેશન હવે સિલેબસમાં નથી. યુ જસ્ટ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ, વોટ ઇઝ હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. સર નોમિનેશન એન્ડ અસાઇનમેન્ટ બાકી છે ખાલી. અસાઇનમેન્ટ ને નોમિનેશન તો બહુ સિમ્પલ છે યાર, એ તો હવે સમજા. એ બાકી છે. સારું, તો એક કામ કરીએ, હું એક સેશન રાખી દઈશ ઇન્સ્યોરન્સ નું, જેમાં ત્રણેય યુનિટ ની સમરી તમને કહી દઈશ કે તે યાદ કરવાનું. बराबर. श्लोक अभी भी हंस रहा है कि सर एक सेशन में आप 2 यूनिट कैसे कवर करो. हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में. अगले सेशन में लॉ आपका ओवर हो जाएगा विद पार्टनरशिप एंड कम. ठीक है नंदिनी, यू वांट टू से समथिंग? वीडियो ऑफ है आपका, आप देख लीजिए आपके पैम्पलेट में कैसा है फिर. हाँ सर, थोड़ा अलग है और तेरे क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे यहाँ पे. हाँ, एक मिनट. शिप्रा, नंदिनी एक काम करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए. अर्पिता, आपका नंबर? अर्पिता ने मैंने कल ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड करी है लॉ के पैम्पलेट की, वो आपसे मतलब आप उनको पूछ लीजिए. हाँ. आप ले लीजिए उनके पास से और उसकी जेरोक्स करवा लीजिए अगर आपको पैम्पलेट चाहिए. जिसके पास पुराने पैम्पलेट हैं, दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच लाइक कारेली बाग या तो निजामपुरा, उन लोगों को अगर चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा नए पैम्पलेट. नंबर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, अपने बुक में लिख दीजिए. पहली बार अपना नंबर मैं किसी को दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ा फीलिंग आ रही है. 9033978908. इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नए पैम्पलेट्स. दीप तारी પાસે જે છે નવું છે, એનાથી નવું કઈ નહીં આવ્યું. હા, થેન્ક યુ સર. સર મારે ડાઉટ છે. હા દીપ બોલો. સર મીટિંગમાં તમે જે કીધું કે 4 મીટિંગ હોવી જોઈએ, હા, એમાં આપણે ડેઝ કેટલા હોવા જોઈએ? પહેલી મીટિંગ થઈ પછી ડેઝ બીજા મીટિંગના કેટલા હોવા જોઈએ? મીટિંગ નંબર 1 અને મીટિંગ નંબર 2 ના વચ્ચે જે ગેપ છે that should not be more than 120 days. 20 ડેઝ તો કેટલા હોવા જોઈએ? મેં એવું કહું. એવું કઈ જરૂરી નથી. 120 દિવસની એટલે 121 દિવસ નહીં ચાલે, 120 દિવસની ગેપ ચાલશે, 119 ચાલશે. પણ એવું નહીં, હું પહેલા દિવસે પહેલી કરાવું. 30 દિવસ પહેલી તો ના થાય, પહેલા દિવસે હા, પહેલી 30 મતલબ દિવસ કોર્પોરેશનના ડીલ હા. અંદર કરી દેવી પડે. હા, એક થઈ પછી બીજી મેં બીજા મંથમાં બીજી કે ત્રીજી તારીખે કરાવું. ચાલે ને? ગેપ ચાલે. તારી ક્યાં છે? 120 દિવસથી વધારે ક્યાં છે? બીજા મહિના એટલે 30 દિવસની ગેપ છે તારી. બરાબર છે, એ ગેપ 120 થી વધારે ના હોવી જોઈએ. ઓકે. હા શિપ્રા, તમારે કોઈ ડાઉટ હતો? સર અમારું ઇન્સ્યોરન્સ તો યુનિટ 3 આખું જ બાકી છે. सर वो तो आप इंश्योरेंस करवाना. ઇન્સ્યોરન્સ નું આખું યુનિટ બાકી છે, યુનિટ 3. હા, હા હા, મને યાદ છે. કેમ? કહું છું એવું પછી આવું ના કરતા કે આ લોકોને એક એક બે ટોપિક બાકી છે તો અમારું એ જ થાય ખાલી. ના 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 ના, મેં આવું કોઈ કર્યું છે? હા ના, કહું છું સર. હા હા, એટલે ચિંતા ના, હું બધું જ ભણાવીશ. हाँ सर, एक बार रिवाइज करवा देना. હા ઠીક છે, થઈ જશે, વાંધો નહીં. शुरू कैसा पता चला? थैंक यू सर. हाँ चलो, बाय बाय, मिलते हैं. બાય સર. બાય સર. બાય સર. थैंक यू सर. સર